बच्चों, उम्मीद है सभी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे से स्टडी कर रहे हैं। तो आप सभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करें, क्योंकि ये साल हमें बहुत ही मेहनत से पढ़ाई करनी है और अच्छे नंबर लाने हैं। क्योंकि हम लोग पास में तो है नहीं, स्कूल तो आप लोग आ नहीं रहे हो जो मैं अच्छे से आपको और जो भी नहीं आ रहा है वो बता सकूँ। लेकिन हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो भी नहीं आए आप व्हाट्सअप करके लिख कर भेज दें और मैं बता दूँ। आज मैं आपको 4th क्लास का 4th चैप्टर पढ़ाऊँगी, जिसका नाम है पर्यावरण जगत। पर्यावरण के बारे में हम जानेंगे। तो आज हम पर्यावरण जगत 4था चैप्टर पढ़ेंगे। इस अध्याय में आप क्या जानेंगे? पर्यावरण शब्द का अर्थ, हमारे चारों ओर का आवरण। पर्यावरण शब्द का अर्थ पता चलेगा हमें कि पर्यावरण शब्द का अर्थ क्या है। जो हमारे चारों ओर जो कुछ भी विद्यमान है वो क्या कहलाता है? पर्यावरण कहलाता है। अगर हम अपने आसपास देखें तो अनेक प्रकार की वस्तुएं पाते हैं। आप अपने चारों ओर देखोगे तो क्या हो देखोगे कि अनेक तरह की वस्तुएं हैं आपके चारों ओर। हमें हरे भरे पेड़ पौधे, खेत, सड़क, अनेक जीव जंतु, मकान आदि दिखाई देते हैं। आपके चारों ओर क्या क्या दिखाई देता है आपको? हरे भरे पेड़ पौधे, खेत, सड़क, अनेक जीव जंतु और मकान। हमें पक्षियों की चहचहाट, अन्य व्यक्तियों के बोलने की आवाज़। पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये सब आपको सुनाई देते हैं। और पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि का अर्थ है, परि प्लस आवरण का मतलब है चारों ओर, तथा आवरण का अर्थ है घिरा हुआ, चारों ओर से घिरा हुआ। अतः हमारे चारों ओर जो कुछ भी है उसी से पर्यावरण का निर्माण होता है। पर्यावरण को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। हम पर्यावरण को कितने भागों में बांट सकते हैं? 2 भागों में बांट सकते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण और सामाजिक पर्यावरण। पहला है आपका प्राकृतिक पर्यावरण। प्रथम कौन सा है? प्राकृतिक पर्यावरण। पृथ्वी हमारा आवास है। आप कहाँ रहते हो? पृथ्वी पर, धरती पर। पृथ्वी पर रहकर ही हम उसके संसाधनों का प्रयोग करके अपने भोजन, वस्त्र और आवास आदि आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं, ठीक है। आपको भोजन कहाँ से मिलता है? पृथ्वी से मिलता है ना, धरती से मिलता है। कैसे? क्योंकि जो हम अन्न उगाते हैं, ठीक है, जो हम अन्न उगाते हैं वो कहाँ? धरती पे उगाते हैं और उससे हम भोजन प्राप्त करते हैं। कपास वगैरह जो उगाते हैं वो भी कहाँ? धरती में उगाते हैं और सूती वस्त्र बनते हैं उससे। और जो आपके अगर आप कहो हम पक्के मकान में रहते हैं, मैडम कच्चे मकान में तो रहते ही नहीं है, जो झोंपड़ी में रहते हो तो घास फूस से बनती है। लेकिन बच्चों उसमें भी क्या है आपके, उसमें भी क्या है आपके जो ईंटें जो बनाई जाती है वो भी घास फूस वगैरह से पकाकर बनाई जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि हमें सभी चीज़ों के लिए किसकी आवश्यकता होती है? धरती की आवश्यकता होती है। इनमें से कुछ हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, जैसे सूर्य का प्रकाश, हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी एवं पहाड़ आदि। कुछ प्रकृति से भी प्राप्त होते हैं। सूर्य का प्रकाश, उसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता, प्रकृति की देन है वो। हवा, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे, नदी एवं पहाड़, इन्हें हमें प्राकृतिक आवरण के अंतर्गत रखते हैं। प्राकृतिक पर्यावरण को हम पुनः 2 भागों में बांट सकते हैं, जैविक घटक और अजैविक घटक। जैविक घटक सजीव घटक होता है, इसके अंतर्गत सभी प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे आते हैं। अजैविक घटक, पर्यावरण के अजैविक घटक या निर्जीव घटक स्थल, जल, वायु से मिलकर बने हैं। इसके 3 रूप हैं, ठीक है ना। जैविक घटक में सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे आ जाते हैं, और अजैविक घटक निर्जीव है जिसमें स्थल, जल और वायु आते हैं। उसके बाद इस अजैविक घटक को भी 3 भागों में बांटा गया है, भूमंडल, जलमंडल और स्थलमंडल, सॉरी वायुमंडल। भूमंडल को स्थलमंडल कहा जाता है, तो भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल। तो भूमंडल या स्थलमंडल, पृथ्वी की सतह के ठोस भाग को स्थलमंडल अथवा भूमंडल कहते हैं। इसके अंतर्गत पर्वत, पठार, रेगिस्तान, मैदान, जमीन आदि आते हैं, ठीक है। जो कठोर भाग है, पर्वत, पठार, रेगिस्तानी मैदान, जमीन, ये सभी क्या कहलाते हैं? आपके भूमंडल या स्थलमंडल कहलाते हैं। अब जलमंडल, पृथ्वी के जल वाले भाग को सम्मिलित रूप से जलमंडल कहते हैं। पृथ्वी के जल वाले सभी भागों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? जलमंडल कहा जाता है। इसमें महासागर, सागर, नदी, झीलें, नाले, तालाब सभी आते हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है और 1/4 भाग क्या है? भूमंडल है, ठीक है। अब 3/4 भाग जब जलमंडल है तो बाकी बचा हुआ 1/4 भाग क्या कहलाएगा? भूमंडल, ठीक है। तो अब इसके जलमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। पृथ्वी का लगभग 3/4 भाग जल से घिरा है। इसके अंतर्गत महासागर, सागर, नदी, नाले, झील, तालाब आदि आते हैं, ठीक है।
अब जलमंडल में कौन कौन सम्मिलित किए गए हैं? महासागर, सागर, नदी, नाले, झील, तालाब आदि। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए आप इसका, इसमें आपके दिया हुआ है वायुमंडल। तीसरा कौन सा है आपका? वायुमंडल। वायुमंडल में आप पढ़ेंगे हमारी पृथ्वी चारों ओर वायु से घिरी है, जिसे वायुमंडल कहते हैं। हमारे पृथ्वी के चारों ओर क्या है? वायु का एक घेरा है, जिसे वायुमंडल कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन जैसी अनेक गैसें हैं। कौन कौन सी गैसें हैं इसमें? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑर्गन, नियॉन, जिनॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, ये सारी गैसें हैं इसमें। वायुमंडल सूर्य की तेज किरणों से हमारी रक्षा करता है, लेकिन ये किस उपयोग में आता है आपके? वायुमंडल सूर्य से आने वाली तेज किरणों से हमारी रक्षा करता है। हमें जीवित रहने के लिए वायु, जल, ऊर्जा, खाद्य पदार्थ आदि की आवश्यकता होती है। आपको, हमें और आपको सभी को जीवित रहने के लिए किसकी ज़रूरत है? वायु की, जल की। वायु कहाँ से मिलती है आपको? वायुमंडल से। जल कहाँ मिलता है? जलमंडल से। ऊर्जा और खाद्य पदार्थ भूमंडल से आदि की आवश्यकता होती है। सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण से ही मिलती है। इन्हीं पर पेड़ पौधों, जीव जंतु और मानव का जीवन निर्भर है। हमारा पूरा सभी का जीवन निर्भर किस पर है? इन सभी तीनों मंडलों पर है, भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पर। इनके बिना हम जीवित नहीं रह सकते हैं। वायु, हमारे पृथ्वी के चारों ओर वायु का घेरा है। वायु में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं। पेड़ पौधे वायु को शुद्ध करते हैं। कैसे करते हैं? वो यहाँ बताया हुआ है। पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं तथा ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अब कैसे हुआ कि जैसे हम श्वसन की क्रिया में क्या करते हैं? ऑक्सीजन तो ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। अब हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को पेड़ पौधे क्या करते हैं? अपने भोजन बनाने में काम में ले लेते हैं और जो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं, और वो ऑक्सीजन हम काम में ले लेते हैं। इस तरह से पर्यावरण का संतुलन बनाए रखते हैं हम। पर्यावरण में जो गैसों का संतुलन है वो बनाए रखते हैं पेड़ पौधे, और वायु को, जो पर्यावरण है हमारे चारों ओर का, उसे शुद्ध रखते हैं। अतः पेड़ पौधे, जीव जंतुओं के लिए वायु महत्वपूर्ण है। जल, जल का प्रयोग प्रतिदिन पीने, खाना पकाने, सफाई करने, कपड़े धोने, नहाने, सिंचाई करने, आग बुझाने तथा विद्युत उत्पन्न करने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में किया जाता है। देखो, जल का बहुत ही उपयोग है। प्रतिदिन पीने में भी काम में लिया जाता है, खाना पकाने के काम में लिया जाता है, सफाई करने के काम में लिया जाता है, कपड़े धोने में, नहाने में, सिंचाई करने। सिंचाई यानी, सिंचाई का मतलब क्या है? यहाँ पर फसलों में नियमित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद पौधों को जो पानी दिया जाता है उसे सिंचाई कहते हैं। अब आपसे पूछ ले सिंचाई किसे कहते हैं? क्योंकि ये पीने में, खाना पकाने में, सफाई करने में, कपड़े धोने में, नहाने में, ये तो सब आपके घरेलू काम है जो आपने सभी ने किए ही हैं पानी के द्वारा। लेकिन सिंचाई, सिंचाई अलग सा वर्ड है, साइंस का वर्ड है जो मैं बता देती हूँ आपको। सिंचाई क्या है? फसलों में एक निश्चित अंतराल के बाद पेड़ पौधों को दिए जाने वाला पानी क्या कहलाता है? सिंचाई कहलाता है। आग बुझाने में तथा विद्युत उत्पन्न करने से। विद्युत कैसे उत्पन्न की जाती है? ऊपर से पानी को गिराया जाता है और उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। जैसे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। वायु की भांति जल भी सभी जीवों के लिए अत्यंत आवश्यक है। अतः केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे भी जल पर ही निर्भर करते हैं। मनुष्य, हम ही नहीं, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सभी क्या है? जल पर ही निर्भर करते हैं। जल नहीं होगा तो सभी क्या हो जाएंगे? जल जाएंगे। उसके बाद देखिए ऊर्जा। ऊर्जा हमें मुख्य रूप से सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा कहाँ से मिलती है आपको? सूर्य के प्रकाश से। और वो क्या है? असीमित है, कितनी भी आप ले उसे। सूर्य का प्रकाश, बहता जल, बहती वायु, भोज्य पदार्थ, पेड़ पौधे, कोयला, खनिज तेल आदि ऊर्जा के कुछ सामान्य स्रोत हैं। सूर्य का प्रकाश, बहता जल, बहती वायु, भोज्य पदार्थ, पेड़ पौधे, कोयला, खनिज तेल आदि ऊर्जा के कुछ सामान्य स्रोत है। इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। सूर्य से मिलती है। बहता जल, बहते जल से मैंने बताया ना, बहते जल में गतिज ऊर्जा होती है और उस गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। बहती वायु, पवन ऊर्जा से पवन चक्कियाँ चलाई जाती है। भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थों से हम खाते हैं और उसके द्वारा क्या है? हमें, हमारी जो श्वसन क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है? उसका भोजन का दहन हो जाता है और हमें उससे ऊर्जा प्राप्त हो जाती है। पेड़ पौधों से भी हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। कोयला, खनिज, कोयला पेड़ पौधों से लकड़ी प्राप्त होती है और उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। कोयला, खनिज तेल आदि से भी क्या है? कुछ सामान्य स्रोत है ऊर्जा की। ऊर्जा ही जीवन को आधार प्रदान करती है।
ये पृथ्वी पर होने वाली सभी क्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। जैसे ऊर्जा आपको सभी कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जैसे आप खेलने के लिए या किसी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और उसी ऊर्जा से आप क्या करते हो, सभी कार्य कर पाते हो। जैसे अगर आपने थोड़े टाइम अगर भोजन नहीं खाया है तो आप क्या करोगे, थकावट महसूस करोगे ना, थका थका महसूस करोगे। और अगर आपको भोजन मिल जाए तो आप क्या हो जाओगे, आप में एक ऊर्जा संचरित हो जाएगी। भूमि, नेक्स्ट टॉपिक है आपका भूमि। अधिकांश जीव जंतु वनस्पतियाँ भूमि पर ही पाई जाती है। भूमि पर उगे पेड़ पौधों के द्वारा ही हमें अधिकांश भोजन सामग्री प्राप्त होती है। इसी पर हम खेती कर अनाज प्राप्त करते हैं। जो जीव जंतु है, वनस्पतियाँ हैं, उनके रहने का स्थान भी क्या है, भूमि है। भूमि पर उगे पेड़ पौधों के द्वारा ही हम ज़्यादातर भोज्य सामग्री प्राप्त होती है। खाद्य पदार्थ, हमें खाद्य पदार्थों की आवश्यकता होती है। हम खेती करके अनाज, फल, फूल, मेवे आदि उत्पन्न करते हैं। ये सभी क्या है, खाद्य पदार्थ हैं हमारे। जो खाने के पदार्थ हैं वो खाद्य पदार्थ कहलाते हैं। पशुओं के द्वारा हमें कुछ आहार प्राप्त होते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी द्वारा हमें दूध मिलता है। पेड़ पौधों से हमें क्या मिलता है, अनाज, फल, फूल और मेवे। और कुछ पशुओं से भी आहार मिलता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी से हमें दूध मिलता है। दूध से हम खाने योग्य विभिन्न चीज़ें बना लेते हैं, जैसे दही, खोया, पनीर आदि। इन सभी खाद्य पदार्थों से हम अपना भोजन प्राप्त करते हैं। खाने से हमें काम करने के लिए ऊर्जा प्राप्त मिलती है। बता रही थी ना पहले ही कि आप थकावट महसूस करते हैं और जैसे ही आपको खाना मिल जाता है तो आप में ऊर्जा आ जाती है। इसके बाद आप देखिए, पेड़ पौधों और पशुओं के निपटारे में लगी संस्थाएं। हमारे जीवन के लिए जिस तरह हवा, जल, मिट्टी आवश्यक है, उसी तरह पेड़ पौधों और पशुओं पर भी हमारा जीवन निर्भर करता है। जैसे हवा, जल और मिट्टी आपके लिए आवश्यक है, उसी प्रकार आपका जीवन किस पर है, पशुओं पर भी निर्भर करता है। जैसे पेड़ पौधों के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले तो जो पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं वो ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। पौधे हमारे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होती है जो हमारे जीवित रहने के लिए आवश्यक है। पेड़ों से ही हमें खेती के उपकरण, फर्नीचर, कागज़, दिया सलानी यानी माचिस आदि उद्योगों के लिए लकड़ी मिलती है। अतः हमें अपने घर, स्कूल व सड़क के किनारे वृक्ष लगाकर पर्यावरण सुरक्षा में भरपूर योगदान देना चाहिए। सभी बच्चों को अपने जन्मदिन पर और जो रक्षाबंधन आती है उस पर क्या करना चाहिए, एक एक पेड़ लगाना चाहिए, ताकि जो रक्षा का जो सूत्र बांधा जाता है, हमें राखी सबसे पहले पेड़ों को ही बांधनी चाहिए, ताकि क्या हो सके, ताकि हम पेड़ों की रक्षा कर सकें और पर्यावरण की रक्षा कर सकें और पर्यावरण हमारी रक्षा कर सके, ठीक है। क्योंकि अगर पर्यावरण में जहरीली गैसें अगर ज़्यादा मात्रा में मिलती रही तो आप जानते हो कि हमें सांस से संबंधित बहुत सारे रोग हो सकते हैं और रोगी व्यक्ति का जीवन बहुत ही कष्टदायक होता है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए पेड़ पौधों को पहुंचाई जाने वाली क्षति को पूरा करना अत्यंत आवश्यक है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में वृक्षों की संख्या बढ़ाने के लिए कई कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे वृक्षारोपण, वन महोत्सव, पेड़ लगाओ अभियान, सामाजिक वानिकी और पौधशाला की स्थापना आदि की गई है। और वन महोत्सव कब से स्टार्ट होता है, आपका 5 जून से स्टार्ट होता है, ठीक है ना, और 7-8 दिन ऐसे चलता है। उसमें पेड़ लगाए जाते हैं और जो लोगों को जागृत किया जाता है, पेड़ों के महत्व के बारे में बताया जाता है। तो इस तरह के कार्यक्रम इनमें चलाए जाते हैं। आपका लास्ट टॉपिक है इसमें विलुप्त होते जीव, ठीक है। आज के जो वीडियो है उसका लास्ट टॉपिक क्या है, विलुप्त होते जीव जंतु। मानव शुरू से ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति एवं शौक हेतु शिकार करता रहा है। जो उसका चाव है ना, उसे जो पसंद है वो क्या है, शिकार करना। इसके अतिरिक्त पशुओं का शिकार करके वह व्यापारिक लाभ भी कमाता है। कईयों को तो पसंद है शिकार करना और कई व्यापार के लिए भी करते हैं। जैसे कस्तूरी के लिए कस्तूरी मृग, खूबसूरत सींगों के लिए बारहसिंगा, महंगी खाल के लिए शेर, चीता आदि का शिकार किया जाता है। इससे अनेक जीवों की संख्या में कमी आ गई है और तथा उनके लुप्त होने का खतरा उत्पन्न हो गया है, ठीक है। इससे पर्यावरणीय संतुलन भी असंतुलन की समस्या उत्पन्न हो गई है। तो मुझे उम्मीद है सभी बच्चों को ये वीडियो बहुत अच्छे से पसंद आया होगा। आप ध्यान से पढ़े इसे।